महाराष्ट्र के सियासी संकट ते सुप्रीम कोर्ट मंगलवार फैसला सुनाएगा। शिव सेना एनसीपी ते कांग्रेस की पटीशन ते अदालत सुनवाई कर रही है, पर यह सब सारिया ही धिरां बहुमत होने का दावा भी कर रही ने। ਇਹ ਇਕੱਠ शिव सेना एनसीपी ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਹੈ जो बीजेपी खिलाफ ਅਤੇ एकजुट रहने की सौं चुक रहे हैं। सौं चुकन वाले विधायकों की गिनती 162 दसी गई है। इस गिनती नाल महाराष्ट्र च शिव सेना एनसीपी ਅਤੇ कांग्रेस गठजोड़ ਵੱਲੋਂ सरकार बनाने का दावा कर दिता गया है। महाराष्ट्र ਵਿੱਚ सियासी संकट हाले खत्म नहीं होया। सोमवार ਨੂੰ सुप्रीम कोर्ट 'ਚ शिव सेना एनसीपी ਅਤੇ कांग्रेस की पटीशन ते दूजे दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार सवेरे 10:30 बजे फैसला सुना सकता है। इस तो पहला कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ बहस हुई। शिव सेना कांग्रेस ਅਤੇ एनसीपी ਵੱਲੋਂ तुरंत फ्लोर टेस्ट की मंग की गई, ਜਦੋਂ कि बीजेपी ਵੱਲੋਂ वकीलों ने होर समा देने की मंग की। सुनवाई तो पहला राजपाल ਵੱਲੋਂ सुप्रीम कोर्ट चिट्ठी सौंपी गई, पर इस सब ਵਿੱਚ सारियां ही पार्टियां खुद कोल बहुमत होने का दावा कर रही ने। हुण तुहानूं दसदे हां सुप्रीम कोर्ट 'ਚ किस ने की किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राजपाल ਵੱਲੋਂ पेश होए, जिन्हां कहा कि 22 नवंबर ਨੂੰ अजीत पवार ने एक चिट्ठी सौंपी सी। 54 विधायकों के समर्थन वाली ये चिट्ठी सौंपी गई सी। देवेंद्र फडणवीस ਨੂੰ समर्थन देने का दावा किया गया। देवेंद्र फडणवीस की लिखी चिट्ठी भी कोर्ट 'ਚ पेश हुई। अपनी चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ देवेंद्र फडणवीस ने खुद ਨੂੰ विधायक दल का नेता दस्सिया। बीजेपी ਵੱਲੋਂ मुकुल रोहतगी पेश हुए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि शरद पवार ਅਤੇ अजीत पवार की परिवारक लड़ाई का कोर्ट नाल की लेना देना है। कर्नाटक के मामले तो अलग है यह महाराष्ट्र का मामला। राजपाल की तारीख का सन्मान होना चाहिए, कोर्ट इस मामले च दखल न देवे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट की तारीख से फैसला नहीं होना चाहिए। एनसीपी विधायकों की संख्या से विवाद हो सकता है, पर फैसला सदन च होवे। विधायकों के भजन की चिंता नाल कोर्ट का लेना देना नहीं हो सकता। मुकुल रोहतगी ने विस्तार से जवाब देने लिए समा मंगिया। मुकुल रोहतगी ने कहा कि जो भी फैसला होवे वो विधानसभा की बैठक च होना चाहिए। जिस की गिनती ज़्यादा होगी स्पीकर उसे दा होएगा। शिव सेना वालों कपिल सिब्बल पेश हुए। कपिल सिब्बल ने कहा कि शिव सेना वालों कपिल सिब्बल पेश हुए, जिन्हें कहा कि तिन्हां दलों ने बहुमत का दावा किया सी, फिर फडणवीस ने क्यों कदम चुकिया। राजपाल ने 24 घंटिया की उड़ीक क्यों नहीं की। कपिल सिब्बल ने पूरी कार्रवाई शक के घेरे च लियांदी। कपिल सिब्बल ने कहा कि फडणवीस की सौं चुकन का खुलासा कोर्ट च होना चाहिए। कैबिनेट ने कदों राष्ट्रपति शासन हटाने की मंजूरी दी। शिव सेना वालों पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि 24 घंटे अंदर बहुमत का परीक्षण होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी एनसीपी वालों पेश हुए, जिन्हें कहा कि अजीत पवार की चिट्ठी शक के घेरे च आउंदी है। सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट के तुरंत हुक्म देवे। उन्होंने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जल्दी ही की जाए। सुप्रीम कोर्ट को हमने 154 विधायकों के शपथ पत्र भी दिखाए, जो ये साफ साबित करता है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के पास संपूर्ण बहुमत है। जैसे ही बाकी विधायक भाजपा की जेल से छूट जाएंगे तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। भाजपा और अजीत पवार के समेत वो सारी ताकतें जिन्होंने प्रजातंत्र को पांव तले रौंदा है, जनमत का अपहरण किया है, चीरहरण किया है, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को धूमिल किया है, उनको फ्लोर टेस्ट के अंदर करारा जवाब मिलेगा जब देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी को महाराष्ट्र के चुने हुए विधायक
अल्पमत में होने के कारण बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इधर एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने अजीत पवार और फडणवीस तो अस्तीफा मंगिया है। उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने बड़ी गलती की है और हमारे पास 165 विधायकों का समर्थन है। हमारे 54 में से 53 विधायक एकजुट हैं। अजीत पवार जी ने गलती की है, हम उनसे मांग करते हैं वे अपनी गलती सुधारें और गलती सुधारने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है। कुल मिला के सरकार के पास बहुमत नहीं है। अजीत पवार जी भी इस्तीफा दे दें और हम मांग करते हैं कि देवेंद्र जी ये समझें कि संख्या बल तुम्हारे साथ नहीं है। ज़्यादा बेइज्जती होने से पहले अगर वे इस्तीफा दे देंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो सदन के पटल पर सरकार को गिराया जाएगा। तो दूजे पासे बीजेपी का दावा है कि महाराष्ट्र की सरकार स्थायी है। देखिए भैया, जो कुछ महाराष्ट्र में है उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं। कहीं पे चोट लगी है, कहीं बताते हैं। अब दिक्कत यह है कि जिस म्यूजिकल चेयर के गेम को लेकर के कांग्रेस के नेतृत्व में ये चले थे, वो उस गेम का सपना चकनाचूर होता जा रहा है। और शरद पवार साहब तो बहुत ही पुराने क्रिकेट के भी जानकार हैं, खिलाड़ी भी हैं। उनको भी अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब पिच फिसलनदार हो, पिच स्लिपरी हो, तो उस पर रन आउट होने के चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए जो है वो मुझे लगता है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार है, वो महाराष्ट्र में सुशासन के लिए है, महाराष्ट्र के विकास के लिए है, महाराष्ट्र में स्टेबिलिटी स्थापित करने के लिए है और जो म्यूजिकल गेम था 2020 वाला, उसके खात्मे के लिए है। महाराष्ट्र ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था। स्पीकर महोदय, मैं आज यहाँ सवाल पूछने आया था, मगर मेरे सवाल पूछने का आज कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो मेरे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है। आज सोमवार ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। आज जो सदन में आज तक नहीं देखा मैंने कि सदन में हमारे दो महिला हमारे नुमाइंदे हैं केरल की, वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। प्रोटेस्ट में मेल फीमेल सब शामिल होते हैं। अगर सिक्योरिटी पर्सनल को इतना ही ऊपर से कोई निर्देश मिला कि भाई इन सबको निकालना चाहिए, तो महिला हमारे जो एमपीज है, कम से कम उनके लिए दो महिला सिक्योरिटी पर्सनल को तैनात करना जरूरी था। नहीं तो सदन के अंदर जिस ढंग से महिला को साथ धक्का मुक्की किया गए हैं, ये सरासर हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर है, ये मंदिर की जो छवि, ये छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसके लिए इसके खिलाफ हमारे जो महिला मेंबरों हैं, ये सारे स्पीकर साहब के पास हमारा आपत्ति जताई। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੋਣੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਜਦੋਂ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੋੜ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਦਿਆਂ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडेन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਐਨਸੀਪੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਜੋ ਐਨਸੀਪੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 5:45 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਖਿਰ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸੀ? ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 105 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 56 ਜਦਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ 54 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 44 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 29 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 288 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 145 ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 50-50 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਭਿੜ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਅਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। जहां तक इस अलायंस का सवाल है, हमने अपनी ओर से लगातार ये प्रयास किया कि उनके साथ वार्ता हो। वार्ता उन्होंने तोड़ी। हमने फोन पर बात करने के प्रयास किया, संदेशा देकर प्रयास किया। उन्होंने हमसे फोन पर भी बात करना गवारा नहीं समझा और हमसे बात करने की जगह पहले दिन से
कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस से उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने जैसे पहले ही कहा, पहले ही प्रेस में उन्होंने भूमिका जाहिर कर दी कि हमारे सारे मार्ग खुले हैं, हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। और पिछले 15 दिनों में दिन में 3 बार कांग्रेस और एनसीपी के साथ वो बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने की फुर्सत उनके पास नहीं है। और जो बात वो करते हैं वो मीडिया के माध्यम से करते हैं। ऐसी बातें मीडिया के माध्यम से नहीं होती। अगर कोई बात भी उनके मन में होती तो बातचीत करके उसके ऊपर अगर हमारी बात सही होती तो मानते हैं, नहीं होती तो नहीं मानते। उनकी सही होती तो हम मान लेते, उनकी गलत होती तो हम नहीं मानते। पर यह स्पष्ट भूमिका शिवसेना ने पहले दिन से ली कि वे कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत करेंगे, और वही बातचीत उन्होंने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यपाल से जाकर कहा है, राज्यपाल महोदय से, कि हम सरकार नहीं बना सकते, हमें मैंडेट नहीं, और शिवसेना हमारे साथ आने को तैयार नहीं, इसलिए हम बहुमत नहीं जुटा पा रहे, इसलिए हम अपोजिशन में बैठेंगे। ये उनका अहंकार है, महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनका एक तरह से अपमान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, सत्ता नहीं बनाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपोजिशन में बैठने को तैयार है। लेकिन जो बात तय हुई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था 50-50 फॉर्मूला वाला, 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद बांटने के लिए, वो देने को तैयार नहीं। आप उससे समझ सकते हैं किसके दिमाग में क्या था, पहले भी और आज भी। अगर दोनों ने जो एग्रीमेंट किया था, जो बात तय हुई थी, उसके ऊपर अमल करता तो महाराष्ट्र में आज की जो स्थिति है वो निर्माण नहीं होती। लेकिन किसी भी हालत में शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे, 50-50 वाला फॉर्मूला के ऊपर काम नहीं करेंगे, चाहे हमको विपक्ष में बैठना पड़े। इस अहंकार को महाराष्ट्र की जनता का मैं अपमान मानता हूं। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 105 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 54 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫੜਨਵੀਸ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੋਲ 56 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਐਨਸੀਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 52 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 44 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀੜਾ ਹੁਣ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।